बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हम सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर शुरू कर लिया हमने। अब मैं एक्सरसाइज 4.2 के लिए टॉपिक शुरू करता हूं। एक्सरसाइज 4.2 का बेसिक टॉपिक तो ये है, लेकिन इससे पहले मैं सीक्वेंस में और प्रोग्रेशन में फ़र्क बता लूं, क्योंकि आगे हमने बहुत जगह पे लफ्ज़ प्रोग्रेशन यूज़ करना है, तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में फ़र्क देख लें। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में कोई फ़र्क नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत कहते हैं वो। फ़र्क है, ज़रूर है फ़र्क। क्या है, ज़रा गौर करना। कोई भी ऐसी अरेंजमेंट जिसमें कोई सर्टन लॉजिक हो, कोई रूल हो, कोई सर्टन पैटर्न हो, कोई भी अरेंजमेंट ऐसी हो जिसमें कोई रूल हो, कोई डेफिनेट पैटर्न हो, कोई डेफिनेट लॉजिक हो, कोई भी रूल हो, लॉजिक हो, ये सारी एक ही बात है। लॉजिक हो, रूल हो या पैटर्न हो, ये एक ही बात है। लेकिन इसके साथ साथ ये अहम बात है, लॉजिक, रूल या पैटर्न होने के अलावा उसके का जरूर कोई ना कोई टर्म का जनरल फार्मूला बनता हो, यानी ए एन जनरल टर्म का फार्मूला, एनथ टर्म का फार्मूला जरूर बनता हो, यानी ये इसमें एक्स्ट्रा चीज है। ये देखें, ये सीक्वेंस है, अरेंजमेंट है, और इसकी एनथ टर्म ये है। ये सीक्वेंस है, अरेंजमेंट है, इसकी एनथ टर्म ये है। आप इसमें एन को 1 पुट करें तो पहली टर्म बनेगी, एन को 2 पुट करें तो दूसरी टर्म बनेगी, एन को 3 पुट करें तो तीसरी टर्म बनेगी। तो ये इसकी जनरल टर्म का फार्मूला है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सीक्वेंस की जनरल टर्म लाजमी बनती हो। अक्सर कोई ना कोई सीक्वेंस ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस होते हैं कि उनके अंदर लॉजिक तो होता है, कोई डेफिनेट रूल या पैटर्न तो होता है। लॉजिक, डेफिनेट रूल या पैटर्न एक ही चीज है, बट इनमें हम जनरल टर्म नहीं बता सकते। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये बच्चों प्राइम नंबर का सेट है। इसमें हम हर अगला प्राइम नंबर तो बता सकते हैं, हर अगली टर्म तो हम सीक्वेंस में बता सकते हैं, बट हम इसकी जनरल टर्म डिफाइन या डिजाइन नहीं कर सकते इसकी। सिमिलरली ये कंपोजिट नंबर है, इसमें भी अगला कंपोजिट नंबर मैं बताता जाऊंगा, बढ़ता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, यानी सीक्वेंस की टर्म्स तो आगे बढ़ती जाएंगी, बट मैं इसकी एनथ टर्म का फार्मूला डिजाइन या डिफाइन नहीं कर सकता। एनथ टर्म से मुराद ए एन का फार्मूला, जनरल फार्मूला। प्रीवियस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमें सीक्वेंस दिए होते थे और हमें कहता था जनरल टर्म बनाए, तो हर सीक्वेंस की जनरल टर्म नहीं बनती। ये देखे ना, कुछ सीक्वेंस ऐसे हैं जिनमें लॉजिक के तहत, कोई पैटर्न के तहत हम अगली अगली टर्म तो बताते जाते हैं, बताते जाएंगे, लेकिन उसकी एनथ टर्म के बारे में हम कोई फैसला नहीं कर सकते कि इसकी एनथ टर्म क्या है। इसकी भी मैं एनथ टर्म नहीं बना सकता हूं, इसकी भी मैं एनथ टर्म नहीं बना सकता हूं, इसकी भी मैं एनथ टर्म नहीं बना सकता हूं, लेकिन मैं अगली टर्म बताता जाता हूं, बता सकता हूं। कैसे? इसमें बेसिकली लॉजिक क्या है, इसके साथ बच्चों 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसके साथ 8 मल्टीप्लाई करूं तो अगली टर्म होगी, जो भी अगली टर्म बनेगी उसको 9 से मल्टीप्लाई करूं तो उससे अगली टर्म बनेगी। तो इससे मुझे अगली अगली टर्म्स तो हासिल होती जाती हैं, यानी सीक्वेंस की टर्म्स तो आगे बढ़ती जाती हैं, लेकिन मैं उस सीक्वेंस की जनरल टर्म का फार्मूला नहीं बता सकता, नहीं बन सकेगा। तो ऐसा सीक्वेंस जस्ट सीक्वेंस तो होता है, ऐसी अरेंजमेंट जस्ट सीक्वेंस तो होती है, बट उसको प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। प्रोग्रेशन क्या है? जिसमें टर्म्स भी आगे बता सके हम, और साथ एक्स्ट्रा चीज क्या है, उसकी जनरल टर्म फार्मूला भी बता सकें। तो इसमें एक्स्ट्रा साथ क्या है, जनरल टर्म फार्मूला भी बताया जा सकता हूं, डेफिनेट पैटर्न एंड जनरल टर्म फार्मूला, बट इसमें सिर्फ डेफिनेट पैटर्न। मिसाल के तौर पे मैं इसको सिर्फ समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूं बच्चों। स्केलर और वेक्टर्स हैं। स्केलर क्या है? द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड
ठीक है। लेकिन वेक्टर क्या, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन भी आ गई है। स्केलर में एक दो चीजें होती हैं, वेक्टर में साथ एडिशनल चीज क्या होती है, डायरेक्शन, उसमें साथ एक्सेप्शनल या एडिशनल चीज होती है। सिमिलरली आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आ जाएं, परमुटेशन में दो चीजें हैं, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक चीज है, सिलेक्शन। सिमिलरली यहां पे लॉजिक और पैटर्न के साथ साथ, लॉजिक या पैटर्न के साथ साथ जनरल फार्मूला भी बने तो फिर ऐसी अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन। लेकिन सिर्फ लॉजिक या पैटर्न हो, जनरल फार्मूला ना बने तो ऐसी अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, सीक्वेंस। तो बच्चों आगे पूरे चैप्टर में हमने जो भी पढ़ना है वो प्रोग्रेशन के बारे में ज्यादातर डिस्कशन होगी। तो अब यहां से आगे जब भी मैं सीक्वेंस बोलूंगा तो सीक्वेंस इनफैक्ट प्रोग्रेशन ही बोला जा रहा होगा, तो सीक्वेंस इनफैक्ट प्रोग्रेशन ही बोला जा रहा होगा। एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सीक्वेंस जो है वो प्रोग्रेशन नहीं हो सकती, लेकिन प्रोग्रेशन जो होती है वो सीक्वेंस तो होती है। उसमें एक्स्ट्रा चीज क्या होती है, उसकी nth टर्म हम बताते हैं। तो फर्क है बच्चों, सीक्वेंस में और प्रोग्रेशन में फर्क है। तो आए अब हम आगे टाइप्स ऑफ सीक्वेंस पढ़ते हैं, स्पेशल सीक्वेंसेस पढ़ते हैं। देयर आर 3, वैसे तो सीक्वेंस की बहुत टाइप्स हैं लेकिन हमारी बुक में 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स डिस्कस्ड इन आवर कोर्स, अर्थमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड हार्मोनिक सीक्वेंस। दूसरे लफ्जों में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एपी लिखा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बच्चों थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि 4.1 के बाद यानी आज से ऑनवर्ड आगे जब भी हम पढ़ेंगे तो मुंह से जब भी सीक्वेंस निकल रहा होगा तो आपने मतलब उसका प्रोग्रेशन नहीं लेना है, क्योंकि एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। यानी अब हम प्रोग्रेशन की ही बात कर रहे होंगे, यानी ऐसे तमाम सीक्वेंसेस की बात की जा रही होगी जिनका जनरल टर्म फार्मूला जरूर बना रहे होंगे। तो आए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। व्हाट इज अरिथमेटिक सीक्वेंस? डेफिनेशन पहले देखें। द सीक्वेंस इन विच ईच नेक्स्ट टर्म, हर अगली टर्म कैसे हासिल होती है, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, ए से अरिथमेटिक, ए से ऐड, ए अरिथमेटिक ऐड। तो इसमें कोई नंबर ऐड किया जा रहा होगा और वो नंबर फिक्स होगा। हर टर्म में एक फिक्स नंबर जो है वो ऐड किया जा रहा होगा, हर प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके हम अगली टर्म बना रहे होंगे। तो फिर ऐसा जो सीक्वेंस होगा उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस। क्या मतलब, आए ये देखें। फॉर एग्जाम्पल ये एक सीक्वेंस मैंने बनाया है 1 4 7 10 13। बच्चों इसकी हर टर्म में 3 ऐड हो रहे, फिक्स है, यानी जो चीज ऐड है वो इटसेल्फ अपनी जात में फिक्स होगी। यानी पूरे सीक्वेंस में एक ही वैल्यू ऐड की जा रही है, दैट इज 3। हर प्रीवियस टर्म में हम 3 ऐड कर रहे हैं। इसको देखें, इसमें हर प्रीवियस टर्म में हम 5 ऐड कर रहे हैं, 5 ऐड हो रहे हैं सब में। तो आए ये जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं, दर हकीकत जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं वो ही अगली और पिछली टर्म का डिफरेंस भी है। अगली और पिछली टर्म का डिफरेंस जब भी लेना है यहां पे तो नेक्स्ट एंड प्रीवियस टर्म का, तो यही बात आगे की जा रही है। हेयर द फिक्स नंबर इज डिफरेंस, पूरा बोलें तो कॉमन डिफरेंस, इन शॉर्ट हम डिफरेंस बोल रहे हैं। और ये लफ्ज कॉमन जो है ना, ये खास मकसद के लिए बुक में यूज हो रहे हैं। द फिक्स नंबर इज डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस ऑफ, ये डिफरेंस किस किस का होगा, नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म। यानी जब भी हम दो टर्म्स का डिफरेंस ले रहे होंगे तो डी से इसको डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला बच्चों ये है, ये मेरी जाती टर्म है। क्या, गौर कीजिएगा, डिफरेंस को हम यूं लिखेंगे, ये मेरी बनाई हुई टर्म है। क्या, डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंस, ये चीज में बात कर, एनी टर्म माइनस उससे प्रीवियस टर्म। यानी जब भी हम डिफरेंस ले रहे होंगे तो कोई भी मैं पहले टर्म लिखूंगा
तो उसके बाद माइनस के बाद उससे मैं प्रीवियस टर्म लिखूंगा, यानी जब भी डिफरेंस लिया जा रहा होगा तो अगली टर्म में से पिछली टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। यही बात इधर की हुई है मैंने। a2 माइनस a1 d, a2 माइनस a1 d, a3 अगर मैंने लिखा होगा तो आगे a2 लिखूंगा, a4 लिखूंगा तो आगे a3 लिखूंगा, एंड इन जनरल ए एन लिखूंगा तो माइनस के बाद क्या लिखूंगा, ए एन माइनस 1। फर्ज कर लो मैं डी के लिए यहां A10 लिखता हूं तो इससे फिर प्रीवियस टर्म क्या लेनी है, A9। तो बच्चों ये जो डिफरेंस है गौर करें, यहां पे आप डिफरेंस लेना कोई सी भी दो टर्म्स का, तो डिफरेंस हमेशा अगली से पिछली टर्म का लेना है। तो वही फिक्स नंबर जो हमने ऐड किया होगा वही फिक्स नंबर डिफरेंस मिलेगा, ये देख लें। दूसरे लफ्जों में तमाम टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा, तमाम टर्म्स का डिफरेंस एक जैसा होगा, तमाम टर्म्स का डिफरेंस कॉमन होगा। यहां पे इसलिए लफ्ज कॉमन है, कॉमन डिफरेंस का यहां पे मतलब है कॉमन। वैसे देखा जाए तो कॉमन का मतलब होता है मुश्तरक, जो सेम हो, सारों में हो, सेम हो, एक जैसा हो। तो सब में डिफरेंस सेम है, सब का डिफरेंस सेम है। इन दो का डिफरेंस 3, 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 तो डिफरेंस विल बी कॉमन। दैट्स व्हाई यहां पे क्या लफ्ज यूज हो रहा है, कॉमन डिफरेंस। गौर कीजिएगा, मैं अब यहां से एक बात बनाने लगा हूं, देखना है। अगर मैं यहां से A2 की वैल्यू निकालूं, मैं अब यहां से डेफिनेशन ये फिर बनाने लगा हूं, यहां से डेफिनेशन गौर कीजिएगा। A2 की वैल्यू यहां से क्या बनेगी, A1 को इधर ले आओ, A1 प्लस डी। A3 की वैल्यू यहां से क्या बनेगी, A2 को इधर ले आओ, A2 प्लस डी। A4 की वैल्यू यहां से मैं अगर बनाना चाहूं A3 प्लस डी, तो देखें यही डेफिनेशन है। हर प्रीवियस टर्म में हम डी ऐड करके अगली टर्म बना रहे हैं। गौर कीजिए, हर प्रीवियस टर्म में A1 में डी ऐड किया, A2, A2 में डी ऐड किया, A3, A3 में डी ऐड किया, A4। अब आए जरा डेफिनेशन में दोबारा। द सीक्वेंस इन विच ईच नेक्स्ट टर्म, कोई भी टर्म है, can be obtained by adding d, fixed number is d, by adding d in previous term। हर पिछली टर्म में हम d ऐड करते जाएं तो आपको अगली टर्म मिलेगी। ये देखें मेरे कदम देखें, फर्स्ट टर्म d ऐड किया, सेकंड टर्म फिर d ऐड किया, थर्ड टर्म फिर d ऐड किया, फोर्थ टर्म फिर d ऐड किया, फिफ्थ टर्म। या दूसरे लफ्जों में डी सब्ट्रैक्ट करें तो पिछली टर्म पर पहुंच जाएंगे, और डी ऐड करें तो आप अगली टर्म पर पहुंच जाएंगे। तो ये एपी है, अर्थमेटिक सीक्वेंस। क्या है, ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर पिछली टर्म में हम डी ऐड करते हैं तो अगली टर्म बनती है, या अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करें तो आपको क्या मिलता है, डी। डी मीन डिफरेंस। आए इसकी आगे मजीद डिस्कशन करते हैं। बच्चों अब अर्थमेटिक सीक्वेंस पर हम मजीद आगे डिस्कशन करते हैं। अर्थमेटिक सीक्वेंस कोई भी आपको दिया जाए तो उसकी जनरल टर्म का फार्मूला क्या है, यानी AN का क्या फार्मूला है, आगे यही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। जनरल टर्म ऑफ AP, जनरल टर्म फार्मूला या सिंपल टर्म फार्मूला ऑफ AP, इसके तीनों ये नाम है। जनरल टर्म फार्मूला या इन शॉर्ट टर्म फार्मूला ऑफ AP या जनरल टर्म ऑफ AP, इसका फार्मूला क्या है। इफ A1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP एंड D इज द डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस, देन द nth टर्म और जनरल टर्म जिसको हम AN कहते हैं, उसका बेटा ये फार्मूला होगा, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। बच्चों ये फार्मूला आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो क्यों, मैं हूं ना, मैं आपको अभी ये फार्मूला याद कराऊंगा। मैं, आपने नहीं याद रखना, मैं याद करा रहा हूं। जरा गौर करना, सुनना, मेरा एक टोटका या जुगाड़ सुन लो, बाद में मैं इसका प्रूफ कराता हूं। पहले इधर आए। अभी बच्चों मैंने कहा
कि A1 में D ऐड करें तो A2 है, यानी यूं कह लें कि आप A1 में D ऐड ना करो तो A1 नहीं होगा ना, यानी आप खड़े हैं A1 पर ही, A1 में 0 D ऐड कर लो, कोई D ऐड नहीं कर रहे तो A1 है। अच्छा, अब A1 में एक D ऐड करो तो A2 है। A1 में एक D ऐड करो, मैं टोटका या जुगाड़ अभी बताने लगूं, मैं उधर जा रहा हूं। A1 में एक D ऐड करो तो 2 है, A2 है, यानी सेकंड टर्म है। फिर A1 में 2 D ऐड करो, जितने D ऐड करेंगे उतनी टर्म बनती जाएंगी। A1 एक है, एक D ऐड किया, कितनी टर्म बन गई? 2। A1 एक है, 2 D ऐड करें तो कितनी टर्म बन गई? 3। अच्छा, A1 एक टर्म है, 3 D ऐड हो गए, टोटल टर्म कितनी बन गई? 4। अब सर आपने तो कहा था कि मैं आपको याद कराऊंगा, आपको फार्मूला भूलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेगा, वेट करें। A1 में 4 D's ऐड हो गए, टोटल टर्म कितनी बन गई? 5। अब याद करा रहा हूं, गौर करना। अब मैं बच्चों इनको मिटा रहा हूं, सब में A1 है। अच्छा, आपने कोई भी टर्म लिखनी है तो आगे पहले लिखना है A1। अब जुगाड़ या टोटका सुन लो, अर्थमेटिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म लिखनी है तो आगे पहले यानी इक्वल के बाद क्या लिखना है? A1। ठीक हो गया, प्लस, जी सर, फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लो। यस, ये नीचे जो इंडेक्स है इनका डिफरेंस, जाहिर है डिफरेंस बड़े नंबर से छोटे नंबर का लेना ना, तो इनका डिफरेंस क्या बनता है? 4। यस, 7D, 5वीं टर्म बन गई। आए आगे चलें, A1 प्लस इनका डिफरेंस क्या बन रहा है? 3 के साथ D, प्लस 7 जरूर लिखना है, इनका डिफरेंस 2D। जो मर्जी टर्म लिखो, लेट एपी में तुम लिखते हो बच्चों 20th टर्म, मैंने बोला अभी बताया आपने क्या करना है, पहले लिखना है A1 प्लस, आगे सर क्या लिखना है भाई? इन दो का डिफरेंस 19D। अब आप आ जाओ यहां पे, अगर AN है तो आप क्या करोगे? A1 प्लस इन दोनों का डिफरेंस, ये बड़ी टर्म हुआ करेगी हमेशा, तो इनका डिफरेंस क्या होगा? N-1 इंटू D। ये तो टोटका है, ये जुगाड़ है, ये जनरल फॉर्म है। इसके अलावा कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म हो, लेट मैं आपको कहता हूं 18th टर्म, आपने क्या लिखना है? A1 प्लस इनका डिफरेंस, दैट इज 17D। ये तो है याद करने का तरीका बकायदा, लेकिन आपको प्रूफ अभी मैं कराऊंगा। ये तो वैसे डायरेक्ट मैंने याद करने का तरीका बता दिया, प्रूफ अभी हम करेंगे, फिर दोबारा इस पे डिस्कशन भी होगी। तो ये जुगाड़ है आपको कोई भी टर्म, ये फार्मूला बेसिकली आपको अचानक, ये फार्मूला अचानक कोई भी टर्म, रैंडम टर्म आपको निकालने में हेल्पफुल होता है। और इस फार्मूले के लिए कोई भी टर्म कैसे लिखनी है? A10 आपने क्या लिखना है? A1 प्लस, प्लस जरूर डालना है क्योंकि उसमें D ऐड हो रहा होता है ना, A से अर्थमेटिक, A से एडिशन, तो फर्स्ट टर्म में D ऐड करना है। कितना D ऐड करना है? इनका डिफरेंस, उसका मल्टीपल 9D। सर इस लिहाज से फिर पहली टर्म क्या होएगी? 0D। A1 प्लस इन दोनों का डिफरेंस, 1 और 1 का डिफरेंस 0D। A2 क्या होगा? A1 प्लस इन दोनों का डिफरेंस, जो नीचे नंबर है ना, जस्ट नंबर्स का, इन डिजिट्स का मैं डिफरेंस कह रहा होता हूं, यानी इन डिजिट्स का, इन इंडेक्स का डिफरेंस। तो 2 और 1 का डिफरेंस दैट इज 1।
3 और 2 का डिफरेंस 2D। तो A10 और A1 में 1 है यहाँ और यहाँ 10 है। 10 और 1 का डिफरेंस क्या होगा? 9 7D। तो ये टोटका है याद करने का। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि आपको फार्मूला नहीं याद रखना, मैं हूं ना, क्या मतलब? AN इज इक्वल टू A1 साथ, अर्थमेटिक की वजह से एडिशन। आगे क्या करना है? इनके डिफरेंस का साथ मल्टीप्लाई करके D। आए अब हम इसका प्रूफ करते हैं। आए बच्चों, इसका अब हम प्रॉपर प्रूफ कर लें, जैसे आपकी बुक में प्रूफ दिया गया है उस तरह कर लें। मैंने तो वैसे याद करने के लिए जुगाड़ बताई है, आपने याद उसी जुगाड़ के साथ ही याद रखना है। सिर्फ कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्रूफ भी आ जाता है, इसलिए आप प्रूफ भी कर लें। ये सिर्फ प्रूफ आ जाए तो इस मेथड से करना है, वैसे याद वही रखना तरीका। ये मैं एंड पे फिर उसकी जुगाड़ रिपीट कर दूंगा। हेयर मेंशन है कि फर्स्ट टर्म जो है उसको हमने A1 कहा हुआ है और कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस को D कहा हुआ है, तो वही बात मैंने लिख ली है। As A1 is the first term and common difference या difference is D. So second term, हम अब अगली टर्म पर जाते हुए nth टर्म पर जाएंगे। A1 के बाद अगली टर्म सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कैसे हासिल होती है? एपी की डेफिनेशन है कि हर पिछली टर्म में D ऐड करें तो अगली टर्म बनती है। तो A1 में D ऐड करें तो सेकंड टर्म, सेकंड टर्म में D ऐड करें तो थर्ड टर्म, थर्ड टर्म में D ऐड करें तो फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म में D ऐड करें तो फिफ्थ टर्म। लेकिन हम हर टर्म का जवाब A1 में लाना चाहते हैं, तो A2 की यहां अपनी वैल्यू ये मैं पुट करूं, A2 की वैल्यू यहां पर A2 की ये वाली वैल्यू मैं पुट करूं, A2 की जगह मैं पुट करूं A1 प्लस D, A2 में ये वाली वैल्यू पुट करूं A1 प्लस D प्लस ये वाला D वैसे, तो टोटल ये क्या बन गई वैल्यू? A1 प्लस 2D। अब A4 A3 प्लस D, लेकिन A3 की वैल्यू ये वाली, A3 का अपना फार्मूला क्या है? A1 प्लस D। तो A3 की जगह मैं लिखना A1 प्लस 2D, तो A3 की जगह मैं लिख रहा हूं A1 प्लस 2D और ये वाला D वैसे का वैसे। तो टोटल क्या चीज बन गई? A1 प्लस 3D। अब A5 A4 प्लस D, लेकिन A4 की अपनी वैल्यू क्या है? A1 प्लस 3D, वो लिखी प्लस D। यानी हम दो काम कर रहे हैं, हर पिछली टर्म में D ऐड कर रहे हैं और साथ पिछली टर्म का फार्मूला भी लिख रहे हैं। ये काम हो रहा है, हर पिछली टर्म में D ऐड करके अगली टर्म बना रहे हैं, साथ पिछली टर्म का फार्मूला भी लिख रहे हैं उसमें। ये काम हो रहा है। देखो A4 A3 प्लस D, साथ A3 की वैल्यू, A5 A4 प्लस D, साथ A4 की वैल्यू। क्योंकि हर टर्म को हम A1 में कन्वर्ट कर रहे हैं, हर टर्म का जवाब किस में लिखना है? A1 में, क्योंकि फार्मूले में A1 है, दैट्स वाई। तो यहां पर आकर हम एक जनरल कंक्लूजन निकाल रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा। A3 है तो D का कोफिशिएंट 2, यानी 3 से एक लेस, एक कम। मैं इस 2 को 3 की शक्ल में यूं भी लिख सकता हूं, 2 को ऊपर 3 माइनस 1 इंटू D। A4 है तो 3D, A1 सबके साथ है, प्लस भी है, A1 प्लस D का कोफिशिएंट देख रहे हैं हम। D का कोफिशिएंट हमेशा A के साथ जो नीचे नंबर है उससे एक लेस है, गौर करें। D का कोफिशिएंट 4 है तो 3, 5 है तो 4, 10 है तो 9, 11 है तो 10, 30 है तो 29, n है तो n माइनस 1। या तो यूं डायरेक्ट लिख लें सो ऑन करके, या फिर यूं कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 3 को लिख लो 4 माइनस 1 इंटू D, ये 3D को यूं लिख लिया। 5 को, ये 4D है तो 5 माइनस 1 इंटू D, और अगर n है तो n माइनस 1 इंटू D। सबके साथ A1 तो है ही है, A1 तो है ही है, साथ D का कोफिशिएंट क्या लेना है? इससे एक लेस। लेकिन जुगाड़ मेरे वाली वही, हर टर्म का जो भी हर टर्म की यहां वैल्यू है, नंबर है,
आपने क्या करना है, आगे A1 प्लस अर्थमेटिक की वजह से प्लस, ए से अर्थमेटिक, ए से एडिशन, और इनका डिफरेंस, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या है, 19 19D। ये बेसिकली ट्रिक है या जुगाड़ है। स्टूडेंट्स, इस फार्मूले में टोटल 4 चीजें हैं। क्या क्या, एक A1 है, एक D है, एक N है और एक AN है। तो सिवाय D के, D तो हर सवाल में ज्यादातर हमें पता होगा, हर एक का इस फार्मूले में मकसद है क्या, आए मैं बता रहा हूं। दिस फार्मूला हेल्प्स अस टू फाइंड आउट एनी नंबर ऑफ टर्म डायरेक्टली, यानी इस फार्मूले की मदद से हम कोई टर्म अचानक से रैंडमली डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। बेसिकली ये फार्मूला क्या है, ए फर्ज कर लो A15 है, तो क्या हम लिखेंगे A1, क्योंकि हर टर्म को A1 से हमने जोड़ना है। हमारा असल काम A1 और D है पूरे एपी में, ये मैंने एंड पे बात लिखी हुई है। फॉर एनी एपी वी नीड 2 थिंग्स, A1 एंड D। आगे मैंने इस पे डिस्कशन अभी करनी है। तो A1 प्लस इनका डिफरेंस 14D। अब आपने A1 और D निकाला होगा तो डायरेक्ट 15th टर्म निकाल लें। नेक्स्ट नोट में क्या है, द अबव फार्मूला, ये वाला, हेल्प्स अस टू फाइंड आउट N। इसके लिए सवाल जब आएगा तो मैं बताऊंगा। ये फार्मूला हमें N निकालने में भी मददगार साबित होता है, लेकिन जब भी बच्चों हम N निकालेंगे तो AN गिवन होगा, क्वेश्चन के अंदर AN गिवन होगा। मैं जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ना तो उस पे मैं ये बहस करूंगा, वेट कर लें। और इससे रिलेटेड आखिरी बात ये है, द अबव फार्मूला हेल्प्स अस टू मेक और कंस्ट्रक्ट nth टर्म या जनरल टर्म ऑफ गिवन एपी। इसकी मदद से हम कभी कभी nth टर्म भी बनाते हैं गिवन एपी में। ये मेरे तीनों नोट बड़े अहम हैं, मैं इन पर डिस्कशन करूंगा एक्सरसाइज के अंदर। आखिरी बात स्टूडेंट्स, पूरी एक्सरसाइज 4.2 में हर सवाल के अंदर मैंने इन 2 चीजों की तरफ आना है। किसी न किसी तरह मैं चाहूंगा मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाए और डी मिल जाए। वजह जी, A1 और D की मदद से हम पूरा सीक्वेंस भी जनरेट कर सकते हैं। क्यों, हर पिछली टर्म में D ऐड करते जाएं तो अगली टर्म बनती जाएगी, हर पिछली टर्म में D ऐड करते जाएं तो अगली टर्म बनती जाएगी। A1 और D की मदद से हम पूरा सीक्वेंस भी बना सकते हैं, और कोई टर्म अचानक रैंडमली निकालना चाहें तो भी A1 और D की मदद से बता सकते हैं। पूरा सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, या अंदर से अचानक कोई पोजीशन ऑफ टर्म, कोई रैंडम टर्म निकालना चाहें, नंबर ऑफ टर्म कोई भी निकालना चाहे, पोजीशन ऑफ टर्म या नंबर ऑफ टर्म। ये बेसिकली उसका टर्म नंबर भी बताता है और उसकी पोजीशन भी बताता है। जो ए के साथ नंबर होता है ये दर हकीकत उसकी पोजीशन बता रहा होता है या उस टर्म का नंबर बता रहा होता है कि कितनी टर्म निकाली जा रही है, 20th टर्म निकालनी है। तो इसमें A1 प्लस 19D, तो 2 चीजें यूज हो रही हैं, A1 एंड D। तो दिस इज द रीजन कि हमने सीक्वेंस के अंदर क्यों 2 चीजें A1 और D निकालते हैं। इसका मतलब क्या है, A1 और D क्यों निकालते हैं? इसका मतलब है कि इसकी मदद से हम पूरा सीक्वेंस भी निकाल सकते हैं, और हम कोई टर्म अचानक निकालना चाहें तो वो भी बता सकते हैं या निकाल सकते हैं।